वानखेड़े ने कहा कि वो राजनीतिक लड़ाई में फंसे हैं। समीर वानखेड़े की तरफ से ये आया और उसमें रोहतगी की तरफ से कहा गया कि हमें विवाद से दूर रखा जाए। ये साफ है कि आयरन से कोई रिकवरी नहीं हुई है। वानखेड़े ने यह भी कहा कि वो राजनीतिक लड़ाई में फंसे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुकुल रोहतगी जो कि आयरन खान का पक्ष रख रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हमें इस मामले से दूर रखा जाए। ऐसी किसी भी जो कि पॉलिटिकल राइवलरी है या राजनीतिक लड़ाई है, इससे दूर रखा जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुकुल रोहतगी की तरफ से कही गई कि मोबाइल फोन का कोई पंचनामा नहीं है और जज को इस मामले में हैरानी भी हुई। हमारे सहयोगी अरुणिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुणिल, इस वक्त और क्या अपडेट है इस सुनवाई को लेकर के? ये बोला है कि आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। ये बहुत कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ एन आउटलुक दिया गया है मुकुल रोहतगी की तरफ से। और ये आपने सही बात बोली कि उन्होंने बोला है कि जो पंचनामा बनाया गया उसमें मोबाइल फोन जो ली गई थी एनसीबी की तरफ से उसका मेंशन ही नहीं है और जज ने इस पे सरप्राइज दिखाया है। और ये भी बोला है कि तुम जो व्हाट्सएप चैट्स की बारंबार डिस्कस कर रहे हो, बार बार ये बता रहे हो व्हाट्सएप चैट्स के बारे में, हमें बताओ कि प्रतीक गाबा ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को वहां पे इन्वाइट किया था एज अ गेस्ट। व्हाट्सएप चैट्स में ये बात कहां है? तुम जो व्हाट्सएप चैट्स की बात कर रहे हो वो ये व्हाट्सएप चैट 2018, 19, 20 की है, बट ये कैसे लिंक करती है ये ड्रग क्रूज पार्टी से? इसका इसमें कुछ लिंक नहीं है। तो क्लियर कट अगर हमारे दर्शकों को सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझाना चाहे तो क्या बोल रहे हैं मुकुल रोहतगी? ये बोल रहे हैं कि पहले से एनसीबी ने ये पूरा प्लॉट रचा था, पूरा कॉन्स्पिरेसी की थी और वहां पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से गई थी ताकि वो आर्यन खान को पकड़े। इनफैक्ट रोहतगी ये भी बोल रहे हैं कि अरबाज मर्चेंट से जो 6 ग्राम चरस लेने की बात एनसीबी कर रही है वो भी प्लान किया गया था। और ये भी बोल रही है कि जो बातें इन्वेस्टिगेशन परव्यू में आ रही है, जो बातें, जो एलिगेशंस एनसीबी के ऑफिसर्स के अगेंस्ट में साहिल ने लगाए हैं, जो विटनेस थे, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमें हमारा पॉलिटिकल एंगल से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे क्लाइंट के पास कोई ड्रग्स मिले नहीं थे, हमारे क्लाइंट के पास क्लाइंट ने कोई ड्रग्स कंज्यूम नहीं किए थे, उन्हें पहले ही पकड़ा गया था। क्रूज पार्टी को बोर्ड करने, क्रूज शिप पे बोर्ड करने के पहले ही पकड़ा गया था। इसका मतलब ये लगता है कि एनसीबी को उनको टारगेट करना था, एक टारगेट किया गया है हमारे क्लाइंट को। यही मुकुल रोहतगी बार बार बता रहे हैं। जी, हमारे साथ ये अंकित लगातार हमारे साथ बने हुए। अंकित, बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बात सामने आया है जो कि व्हाट्सएप चैट्स का और मोबाइल फोन का के सीजर का जिक्र पंचनामे में ना होने की बात कही गई है। और क्या अंकित फिलहाल अपडेट है इस सुनवाई को लेकर के? देखिए, बहुत ज़रूरी हैं जो इस समय मुकुल रोहतगी रख रहे हैं बातें, वो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि व्हाट्सएप चैट्स जो हैं इसका इससे कोई मतलब नहीं है, और अगर मोबाइल फ़ोन का सीजर उस समय वक्त नहीं हुआ था तो आप ये बात कैसे प्रूव करेंगे कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी? कॉन्स्पिरेसी के लिए आपको किसी ना किसी तरीके से लोगों से बात करनी होगी, पूरी तैयारी करनी होगी। वो प्रूफ उसको डिमोलिश कर रहे हैं इस समय मुकुल रोहतगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब वहाँ पर कुछ लोग हैं जो सपोजिटली इंटरनेशनल पर्सन है। आपको याद होगा जब आर्यन खान को पकड़ा गया था, उसके बाद जब पहली बार उनकी बेल एप्लीकेशन आई थी तो एनसीबी ने कहा था कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हम टच में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं जो इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स हैं उनको पकड़ पाएं। तो वो कह रहे हैं कि यहां पर अगर देखी जाए तो आपको कॉन्स्पिरेसी दिखाने के लिए कम से कम ऐसा कुछ करना होगा कि आर्यन खान वहां पे 20 लोगों को या एक से ज्यादा लोगों को जानते थे। वो वहां पर पहुंचे सिर्फ अरबाज मर्चेंट को जानते थे, उनका किसी और से मतलब नहीं था, मोबाइल फोन तक उनके पास नहीं था। तो किस तरीके से ये बात प्रूव की जाएगी कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी? उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं किसी भी तरीके के कंजम्पशन और यूज, यानी कि मैं किसी भी तरीके के कंजम्पशन और यूज को एडमिट नहीं कर रहा हूं। एक ही चीज की बार बार बात हो रही है, कॉन्शियस पोजेशन, वो भी एक स्मॉल क्वांटिटी में है। कॉन्शियस पोजेशन का अनंत मतलब ये है कि किसी और के पास, यानी कि आपके मित्र के पास पोजेशन था और जिसके बारे में आपको जानकारी थी। इस बात को भी सिरे से नकार रहे हैं मुकुल रोहतगी। सीधा सीधा कह रहे हैं ना कोई रिकवरी और ना ही कोई मतलब। जो आपका पंचनामा है उसमें भी मेरे से कुछ मिला नहीं है, आपने कुछ डाला नहीं है, तो मुझे किस लिए कस्टडी में रखा जा रहा है? जी, लेकिन अनुज, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मुकुल रोहतगी ने अभी क्या कहा कि ये युवा हैं, इनको रिहैब में भेजा जा सकता है, ट्रायल में भेजने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये दलील अब कैसे देखी जाएगी कोर्ट के सामने?
अनुज जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुकुल रोहतगी जो है तमाम तरीके की दलीलें पेश कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि न तो मेरे क्लाइंट के पास से कुछ मिला है, न तो उसके पास उसको इस बारे में नॉलेज था, तो ऐसे में उसे किस बात की उसे कस्टडी में रखा जाए। जहाँ तक युवा की बात का उन्होंने कहा कि वो युवा है, उन्हें रिहैब में रखा जा सकता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुकुल रोहतगी जो है वो ये साफ तौर पर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्यन खान के पास से किसी तरीके की ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई और न ही ऐसा पंचनामा या जो अरेस्ट मेमो है उसमें लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं आर्यन खान के पास ये केस जो है वो बनता ही नहीं। बड़े मजबूती तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से लगातार जो है मुकुल रोहतगी जो है वो अपनी बातें रख रहे हैं और कौन से सेक्शंस क्यों नहीं बनते हैं इस बाबत भी वो लगातार अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी जो सबसे अहम सेक्शंस जो हैं वो एनसीबी की तरफ से लगाए गए थे, सेक्शन 29 की बात कही जाए, क्यों सेक्शन 29 नहीं बनता है इस बाबत भी जो रोहतगी हैं वो लगातार अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। जी लेकिन अंकित मुझे बताइए जरा कि रिहैब को लेकर के क्या बातें हो रही, क्योंकि मिनिस्ट्री जो सोशल मिनिस्ट्री है उसका जिक्र भी किया रोहतगी ने अपने स्टेटमेंट में। बिल्कुल, आपको याद होगा आनंद था एक बार जब ये शुरुआत में केस आया था तो मुकुल रोहतगी से हमने बात करी थी, वो तब भी यही बात कह रहे थे कि बहुत सारे देशों में जो एंड यूजर भी है, पहली बात हम इस बात को समझ लें कि मुकुल रोहतगी ने सीधा सीधा कहा है कि हम किसी भी तरीके के कंजम्पशन और यूज को भी एडमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए आर्गुमेंट सेक के लिए तो मेरा जो पनिशमेंट बनता है अगर मैं कंज्यूम कर भी रहा था वो मैक्सिमम 1 साल बनता है, मिनिमम 1 साल नहीं, मैक्सिमम 1 साल बनता है। ऐसे केसेस में लीनियंसी दिखाई जाती है। एक आप चाहें तो उनको रिहैब में भेज सकते हैं। उन्होंने एक लेजिस्लेचर का भी उन्होंने बात कही कि उन्होंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जो सोशल मिनिस्ट्री है वो इसकी बाबत एक कानून लाने वाली है, जो एंड यूजर होगा अगर उसके पास से क्वांटिटी नहीं मिलती, जो कि पोजेशन में नहीं मिलती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो सके या कमर्शियल यूज हो सके, ऐसे व्यक्तियों को लीनियंसी दिखाते हुए रिहैब में भेजा जाए। उन्होंने कहा कि ये यंग लड़के हैं, इनका कोई किसी भी तरीके का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, कोई क्रिमिनल इंटेंट अब तक नहीं है, पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, तो आप इनको अगर चाहें तो रिहैब में भेज सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट ही जो इनका है वो 1 साल का बनता है। इस बात को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप लेजिस्लेटिव इंटेंट जो है उसको अगर आप 20B और 8C के साथ पढ़ेंगे तो कोई केस हार्बरिंग का भी नहीं बनता है इस वक्त आर्यन खान के सामने। जी लेकिन अरुणिल यहां पर सेक्शन 29 का जिक्र भी रोहतगी कर रहे हैं, यहां पर 27A की बात भी कर रहे हैं जिसमें कि फाइनेंसिंग की बात की जाती है, कल्टीवेशन और कोका प्लांट की बात की जाती है, ओपीएम की बात की जाती है, इनके प्रोडक्शन में इंडल्ज होने की बात की जाती है। इसको लेकर के और क्या क्या दलीलें सामने रखी गई हैं? सेक्शन 27A की बात की जाए तो वो कल्टीवेशन की बात होती है। यहाँ पे आर्यन खान पे वो चार्ज नहीं लगाया गया है, बट फिर भी मुकुल रोहतगी बोल रहे हैं कि ये चार्ज मेरे क्लाइंट पे तो लग सकता ही नहीं है। सेक्शन 29 लगाया हुआ है जो कि एबेटमेंट की बात की जाती है, मतलब तुम्हें पता है कि किसी के पास ड्रग्स है, तुम्हें पता है कि ये मुजरिम है, बट तुम बता नहीं रहे हो। इसको तो सिरे से खारिज किया गया है मुकुल रोहतगी की तरफ से, ये बोलते हुए कि अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स था ही नहीं, उसके पास ड्रग्स प्लान किया गया। तो आर्यन खान को कैसे पता होगा कि अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स था? और कॉन्स्पिरेसी की जो बात बार बार की जा रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग की जो बार बार बात की जा रही है, ये बोल रहे हैं कि मेरा क्लाइंट कोई भी ड्रग ट्रैफिकर के कांटेक्ट में तो नहीं था, मेरा क्लाइंट सिर्फ अरबाज मर्चेंट को जानता था, बाकी जो लोगों को पकड़ा है उनको किसी को नहीं जानता था। आप व्हाट्सएप चेक तो देख लो, उनपे ये व्हाट्सएप चैट जो आप रिफर कर रहे हो, ये व्हाट्सएप चैट्स पुराने हैं, लाइक 2018, 2019, 2020 के हैं। इसमें से ये पार्टी के रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप चैट्स नहीं है। तो तुम किस बेसिस पे बोल रहे हो कि मेरा क्लाइंट वहां पे एक रेप पार्टी करने के लिए जा रहा था और कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, कोई ड्रग नेक्सस चला रहा था? ये सब आर्गुमेंट्स रोहतगी ने दिए हैं। तो अभी क्या एसडी अनिल सिंह बात करेंगे, उस पर भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। जी लेकिन अगर अंकित आप संक्षेप में बता पाए क्वांटिटी को लेकर के क्या बातें कही गई इस जिरह के दौरान, और दूसरा अगर आप एक बार फिर दोहरा पाए कि जो व्हाट्सएप चैट हैं और मोबाइल फोन का जो सीजर है, जो पंचनामा का जिक्र किया, वो तमाम डिटेल्स क्या रही हैं आज?
देखिए, बहुत जरूरी था मुकुल रोहतगी जो पॉइंट बाय पॉइंट एक तरीके से डिमोलिश कर रहे हैं पूरे एनसीबी के केस को। पंचनामा पढ़ रहे हैं, रिमांड कॉपी पढ़ रहे हैं, साथ में साथ रिकवरी की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा 6 ग्राम जो है वो एक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आता है। 3 तरीके की क्वांटिटी होती है जो एनसीबी जिसको मानती है, स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएटरी क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी। जो इंटरमीडिएटरी और लार्ज क्वांटिटी होती है उसको माना जाता है कि वो कमर्शियल क्वांटिटी है, यानी कि इंटेंट टू डिस्ट्रीब्यूट या सेल उसको माना जाता है कि बेचने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। जो स्मॉल क्वांटिटी है उसमें 1 साल से कम की सजा होती है, वो पोजेशन माना जाता है कि आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना हमसे कुछ मिला, किसी भी तरीके की रिकवरी हमसे नहीं हुई, ना मेडिकल टेस्ट हुआ, ना ही हमारा फोन वहां पर था, तो कॉन्स्पिरेसी कैसे बन जाएगी बिना लोगों से बात करे। पैसा हमारे पास कुछ था नहीं तो हम खरीद कैसे सकते थे। और अगर जो आप कॉन्शियस पोजेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि मेरे साथ कोई व्यक्ति है और मुझे इस बात की जानकारी है कि उसके पास ड्रग्स है, उसके बारे में जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है उसने इसको सिरे से नकार दिया है और मुझे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल या लायबल कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही साथ इस वक्त जो मुकुल रोहतगी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप सेक्शन 29 और 8C 20B और 27 को अगर देखें तो जो पनिशमेंट है वो सिर्फ 1 साल तक जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं जाता। और मैं साथ ही साथ ये भी कह रहा हूं कि कोई मटेरियल फॉर कॉन्स्पिरेसी मेरे लिए बनता ही नहीं है, क्योंकि मैं ना तो वहां किसी को जानता था और मैं किसी के इन्विटेशन पर वहां पर गया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुल मिला के जो केस है, मेरा केस जो है वो सेक्शन 27A के अंदर आता ही नहीं है, तो मेरा पूरा अरेस्ट जो है वो गलत है। उन्होंने कहा कि जो शुरुआत में आपने जो आर्यन खान के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था वो स्टेटमेंट, क्योंकि पुलिस वहां पे प्रेजेंट नहीं थी, उन्होंने एक पुराने जजमेंट का हवाला दिया और कहा कि इस तरीके से वो कोर्ट के अंदर एनसीबी अधिकारी द्वारा लिया हुआ स्टेटमेंट एडमिसिबल ही नहीं होता, तो पूरे जो बेसिस हैं मेरी अरेस्ट के वो कहीं पर स्टैंड नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इस मामले में जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने जरा बताया इस बारे में कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के बारे में एक रिजॉइंडर भी दाखिल किया गया इसी जगह के दौरान। उस रिजॉइंडर में क्या कहा गया था? बात भी अभी रोहतगी बोल रहे हैं कि यूएस में कंजम्पशन ऑफ कैनबीज मतलब गांजा का कंजम्पशन लीगल होता है। ये एक आर्ग्यूमेंट वो अपने तरफ से डाल रहे हैं। बस ये मेन चीज ये बोल रहे हैं कि जैसे सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने जो बात की थी कि एनडीपीएस एक्ट में चेंज करना चाहिए, जिनके पास कम मात्रा में ड्रग्स मिला है उनको विक्टिम जैसा देखना चाहिए और उन्हें रिहैब में भेजना चाहिए। तो 64A सेक्शन जो एनडीपीएस का है उसके बारे में बार बार रोहतगी डिस्कस कर रहे हैं, बार बार उसका मेंशन कर रहे हैं कि 64A एनडीपीएस एक्ट में जो पर्सन अक्यूज्ड है, जिसको पकड़ा गया है, अगर वो रिहैब में जाता है, अगर वो डी एडिक्शन में जाता है तो उसको इमीडिएटली बेल मिल जानी चाहिए। तो मेरे क्लाइंट के पास तो ड्रग्स मिले ही नहीं थे, ऐसे बार बार रोहतगी बोल रहे हैं। बट अगर तुम्हें लगता है कि मेरे क्लाइंट में जो तुमने बताया है कि मेरे क्लाइंट के पास नहीं, मतलब अरबाज मर्चेंट के पास जो ड्रग्स मिले और मेरा क्लाइंट भी अगर उसका हिस्सेदार था, तो फिर वो डी एडिक्शन में अगर जा रहा है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए, या फिर अगर वो रिहैब में जा रहा है तो उसको इमीडिएटली बेल मिल जानी चाहिए। बट मैं वापस दोहराऊंगा कि रोहतगी ने बार बार ये बोला है कि अरबाज मर्चेंट के पास भी कोई ड्रग्स नहीं मिले थे, वो ड्रग्स उनके पास प्लान किए गए थे और मेरे क्लाइंट मतलब आर्यन खान के पास तो बिल्कुल भी कोई ड्रग्स नहीं मिले थे। वो कोई भी ड्रग ट्रैफिकर्स के नेक्सस में नहीं थे, सब व्हाट्सएप चैट्स पुराने हैं, इनका ये पार्टी ड्रग क्रूज पार्टी से कोई लिंक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन एक बात बार बार दोहराई जा रही है अनुज। रोहतगी ने फिर कहा कि देयर इज नो कंजप्शन और रिकवरी, नो ड्राइवर वाज कैरिंग इट ऑन माय बिहाफ, आई एम आर्ग्यूइंग अ केस व्हिच इज एक्चुअली नॉट देयर अगेंस्ट मी। और ये बात बार बार मुकुल रोहतगी की तरफ से ये बात दोहराई जा रही है। इसके सपोर्ट में और क्या क्या दलील दी गई अनुज? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोहतगी का साफ तौर पे ये कहना है कि न तो ये बात साबित होती है कि कंजम्पशन की बात साबित होती है, न तो ये बात साबित होती है कि मेरे तरफ से मैं ड्रग्स लेकर आया था, मेरे पास से ड्रग्स मिला नहीं था। साथ ही साथ मेरा कोई ड्राइवर या कोई चालक मेरे बिहाफ पर ड्रग्स लेकर आया था। यानी साफ तौर पे उनका ये साबित करने की कवायद है कि किसी तरीके का चार्ज बनता ही नहीं। अगर ड्रग्स मिला है, खासतौर पर ड्रग्स अरबाज के पास से मिला है, तो उसमें किसी तरीके का केस बनता ही नहीं है। वो भी उनका ये कहना है कि वो प्लांट किया हुआ है। निश्चित तौर पर रोहतगी साफता ये कहना चाह रहे हैं कि किसी तरीके का केस ये है ही नहीं है, यानी पूरी तरीके से डीरेल करने की कवायद है। जो एनसीबी की तरफ से चार्ज लगाए गए हैं, एनसीबी की तमाम चार्जों को पूरी तरीके से डीरेल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से गलत तरीके से इस चीज़ों को प्लांट किया गया है। और इस बाबत लगातार रोहतगी जो है वो अपनी दलीलें पेश
कर रहे हैं। अब एक्यूज नंबर 17 यानी उसकी बात हो रही है अचित कुमार की। अचित कुमार के बारे में जिस तरीके से एनसीबी का ये कहना था कि अचित कुमार की गिरफ्तारी जो है वो आर्यन खान के बयान के बाद हुई थी। आर्यन और अरबाज खान के क्या जो स्टेटमेंट था और आर्यन अरबाज जो अचित कुमार था उसके बारे में ये बताया गया था कि वो पेडलर है। तो निश्चित तौर पर अब जो है आर्गू कर रहे हैं वो लगातार अचित कुमार के जो रिलेशन खास तौर पे स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी एनसीबी की तरफ से, उसे डेमोलिस्ट करने की कवायद रोहतगी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अंकित बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रोहतगी ने भी यहां भी कहा कि जिसके पास से 2.6 ग्राम गांजा मिला उसकी रिमांड की बात नहीं होती है, लेकिन मेरे जो मुवक्किल हैं इनकी रिमांड की बात एनसीबी बार बार कर रही है। देखिए, दो चीज़ें हैं इस जो पूरा आर्ग्यूमेंट है और इसमें जो क्वांटिटी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मुकुल रोहतगी ने अभी मेंशन करी है। वो एक तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है जिसको एनसीबी कह रही है कि अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान के कहने पर उनकी निशानदेही पर अरेस्ट करा गया उसके घर से, उसके पास से जिसको पेडलर बता रहे हैं 2.6 ग्राम, यानी कि ये भी एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, वो रिकवर हुई है। तो पेडलर दिखाने के लिए आपको इससे बड़ी क्वांटिटी उसको रिकवर करनी पड़ेगी या फिर कोई इस तरह का चैट या कोई लिंक स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि इनसे कोई पैसे लेकर लेन देन हुआ। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को आप पेडलर बता रहे हैं, जो एनसीबी का चार्टर है मेन जो जिस तरीके के लोगों को पकड़ने का, अगर उसके लिए आप रिमांड नहीं मांग रहे तो मेरे एक जो क्लाइंट है जिसके पास से कोई रिकवरी नहीं, कोई पोजेशन नहीं, आपने कोई मेडिकल नहीं करवाया, उनका कोई फोन रिकवर नहीं हुआ, उनके लिए आप कैसे रिमांड एक्सटेंशन की बात लगातार कर रहे हैं। जी अरुणिल, इंपॉर्टेंट बात यहां पर उस जो पूरा चार्ट था अरेस्ट का और उसमें जो क्वांटिटी का जिक्र किया गया उसका रेफरेंस भी रोहतगी दे रहे हैं, क्या क्या कहा उन्होंने इस दलील में? ये बोल रहे हैं कि अचित कुमार जो अक्यूज नंबर 17 है जी, वो क्रूज पे नहीं थे। जो मीटिंग ऑफ माइंड्स की आप बात करो, कॉन्स्पिरेसी की आप बात करो, वो किस बेसिस पे कर रहे हो? आपने किस बेसिस पे वो फोन को सीज किया और फिर बाद में मेरे फोन में देख के जो चीजें आपने निकाली, अगर क्या मिला अचित कुमार के पास से? 2.6 ग्राम्स ऑफ ड्रग्स उनके पास से मिला, जो काफी कम मात्रा में, उसका रिमांड भी आपने नहीं लिया, मतलब एनसीबी ने उसका रिमांड भी नहीं मांगा। और जो अक्यूज नंबर 19 है उसका आर्यन खान से कुछ रिलेशन नहीं है, उसका जो लिंक है, जिसका जो डिटेल्स मिला है वो अरबाज मर्चेंट से मिला है। तो कुछ हद तक जो मुकुल रोहतगी कंप्लीटली आर्यन खान को डिफेंड कर रहे हैं, बट कुछ हद तक अरबाज मर्चेंट से एक दूरी बनाई भी जारी है मुकुल रोहतगी की तरफ से, ताकि आर्यन खान को पूरी तरह से बचाया जा सके। पर यह भी बोला है कि जो अरबाज मर्चेंट के पास जो ड्रग्स मिला था वो प्लान किया गया था एनसीबी की तरफ से। तो क्लियरली एक रेटोरिक भी सेट किया जा रहा है यहाँ पे, ये बोलते हुए कि मेरे क्लाइंट के पास कोई ड्रग्स मिला नहीं था, मेरे क्लाइंट के पास कोई पोजीशन का बात ही नहीं हुआ था, और ये व्हाट्सएप चैट्स तो काफी पुराने, वो ड्रग्स से रिलेटेड नहीं। और मेरा क्लाइंट यंग भी, अगर आप बोल भी रहे हो कि ये छोटे क्वांटिटी के ड्रग्स के बारे में बोल रहे हो, तो पिछली केसेस में हमेशा बेल दी गई है सेक्शन 64A के। अरुणिल, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। अंकित बताइए जरा कि इसमें कोर्ट की तरफ से एक चार्ट को क्लैरिफाई करने की बात की, पूछा गया कि मुकुल रोहतगी से कि आप खान से सीधा एक्यूज नंबर जो 17 है एक एरो की आप बात कर रहे हैं, वो एरो क्या, उसका करेक्शन किया और क्या रिप्लाई किया गया? तो ये जो कनेक्शन की बात हो रही है उसमें सीधे सीधे मुकुल रोहतगी कह रहे हैं कि आपको अगर कॉन्स्पिरेसी दिखानी होती है तो आपको ये बताना होता है कि वो लोग एक ही जगह पे मौजूद थे या फिर वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से पहले मिले थे। मीटिंग ऑफ माइंड जिसकी वो बात कर रहे हैं, इसमें कई सारे लोग हैं जिनको आपने क्रूज से उठाया, कई सारे लोगों को बाद में निशानदेही से उठाया। उसके बाद वो सीधा सीधा कह रहे हैं, इस वक्त इनफैक्ट अमित देसाई इस वक्त जिरा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 17 साल का एक कॉलेज का लड़का है और जो रिकॉर्ड जो बाहर आ रहे हैं ये किसी भी ऑनलाइन पोकर शायद खेलता था उनके साथ, जो कम्युनिकेशन और एक्सचेंज है वो जो है वो ऑनलाइन पोकर के कनेक्शन में है। यानी कि वो कह रहे हैं जो एक्यूज नंबर 17 है, इसका जो भी कनेक्शन अभी तक निकल कर आया है वो सिर्फ इस वजह से निकल कर आया है क्योंकि वो ऑनलाइन पोकर खेलता था, और ऑनलाइन पोकर के बातचीत में जो उसके कनेक्शन में जो बातचीत है सिर्फ वही कनेक्शन निकल कर आया है। उसका क्रूज वाली पार्टी से या किसी और तरीके से व्हाट्सएप के जो चैट्स हैं उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो कोशिश ये की जा रही है कि ये दिखाने की कि जो कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है, क्योंकि आर्यन खान इनमें से किसी को जानते नहीं थे, अरबाज मर्चेंट को छोड़ के जो क्रूज वाला केस है, तो वो किसी भी तरीके से साबित नहीं होती, ना कि उस व्यक्ति के बारे में जिसको एनसीबी एक पेडलर मान के इस पूरे केस में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाकर इस पूरे केस में खड़ी कर रही है। बिल्कुल, एक एक कड़ी लगातार आगे बढ़ रही है और सीनियर एडवोकेट अमित देसाई अपनी बात रख रहे हैं, साथ ही साथ मुकुल रोहतगी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन अरुणिल, अमित देसाई ने जो एक्यूज नंबर 17 है अचित, उसके बारे में और क्या कहा है?
तो मुकुल रोहतगी ने यह बोला था कि जो चैट्स रिफर कर रही है, जिसमें जो अक्यूज नंबर 1 है, जो आर्यन खान अक्यूज नंबर 1 है, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि मैं अचित कुमार को जानता हूं, बट ये जो चैट्स है उसके बेसिस पे खाली ये दिख रहा है कि ऑनलाइन पोकर वो खेलते थे। फिर कोर्ट ने ये बोला कि हाँ, उनका एक एसोसिएशन दिख रहा है। इसमें अमित देसाई फिर बीच में आ गए, इंटरप्ट कर लिए और ये बोले कि आप देखो क्या चैट्स में दिख रहा है। वो लोग एक गेम खेलते थे, ऑनलाइन पोकर खेलते थे, और ये जो चैट्स है वो 12 से 14 महीने पुराने चैट्स है। तुम क्या बेसिस पे ये पूरी केस बना रहे हो? ये भी रोहतगी ने बार बार बोला है कि मेरे क्लाइंट के पास, आर्यन खान के पास कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुए, तो क्या बेसिस पे 20-20 दिन उन्हें जेल में रखा गया है? किस बेसिस पे एनसीबी ये सब एलिगेशंस लगा रही है? इसको बहुत ही स्टर्न वर्ड्स में आर्ग्यू किया गया है रोहतगी की तरफ से, और अभी अमित देसाई भी आर्ग्यूमेंट में अपनी दलीलें दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अंकित, इसमें पोकर की बात की गई। अब रोहतगी ने रमी का जिक्र भी इसमें कर दिया है कि रमी का जो केस था वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था। ये दलीलें किस तरफ इशारा कर रही हैं? देखिए, वो कह रहे हैं अब जो कि जब आर्यन खान से एनसीबी ने अब जो इन्होंने स्टेटमेंट लगाया है उसमें आर्यन खान से पूछा गया कि क्या आप ऑनलाइन पोकर या इस तरह का कोई गेम खेलते थे इनके साथ, उन्होंने वहां पे मना करा। तो उसमें उन्होंने बचाव में कहा कि देखिए, ऑनलाइन के जो गेम्स हैं उनके खिलाफ काफी पेटिशन है, उनका जो अभी जो लीगल स्टेटस है वो थोड़ा क्लियर नहीं है। इस वजह से शायद आर्यन खान ने बोल दिया होगा कि वो ऐसा कोई गेम नहीं खेल रहे थे। पर उन्होंने कहा कि अगर आप इन चैट्स को मान भी लेते हैं तो इनमें से जो सारे चैट हैं वो कहीं पर भी ये सिद्ध नहीं करते कि किसी भी तरह की गैर कानूनी ट्रैफिकिंग या उसकी फाइनेंसिंग की कोई बात हो रही हो। तो ये पेडलर कैसे हो गए और ये कंज्यूमर कैसे हो गए, इसी का एक बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया। साथ ही साथ मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के और जजमेंट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको याद हो तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में इनफैक्ट इस केस के बारे में बात करी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही गई थी कि क्या ये एक गेम ऑफ स्किल नहीं है, यानी कि वो बेसिकली इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि अगर वो ऑनलाइन पोकर खेल भी रहे थे तो उसमें कुछ गैर कानूनी नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही गई। उन्होंने कहा कि ये चैलेंज करा गया था और अलेज किया गया था कि ये गैम्बलिंग है। पर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो जिराज लगातार इसके पक्ष में हुई, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक स्किल का गेम है और इवन दो ये कार्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है पर इसमें बहुत सारा स्किल इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि हम अब इससे आगे निकल चुके हैं। ऑनलाइन पोकर, ऑनलाइन क्रिकेट के बारे में उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा कि ये सब चीजें उसी कैटेगरी में आती हैं। वो अब इस बारे में इस बाबत जजमेंट पढ़ रहे हैं मुकुल रोहतगी। तो अनंत, कुल मिला के ये बात कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये जो बात थी कि ऑनलाइन पोकर या इस तरह का कोई गेम है, अगर वो इलीगल है तो इसकी लीगैलिटी पे वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था और कहीं पर भी किसी तरह की भी इलीगल या इलिसिट फाइनेंसिंग या ट्रैफिकिंग की कोई बातचीत नहीं हो रही है। इस वजह से मेरे क्लाइंट के खिलाफ केस नहीं बनता है। बिल्कुल अरुण, लगातार अब एक अपडेट इस दलील के हम पहुंचा रहे हैं। इससे पहले कि अगली दलील सामने आए उसकी डिटेल हम लोग बताएं, अगर आप दर्शकों को अभी तक की दलील की जो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें कि चैट की टाइमिंग की बात की जा रही है, इसमें मोबाइल सीजर की बात की जा रही है, इसमें पंचनामा में मोबाइल का जिक्र ना होने की बात की जा रही है, जिसमें कि बात की गई कि क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स को लेकर के, ये तमाम पॉइंट्स अगर आप एक बार दोबारा दर्शकों को बता पाएं। अभी अगर हम इस पे डिस्कस करें तो अभी जो क्रूशियल पॉइंट रोहतगी की तरफ से ये आया है कि मेरे क्लाइंट से कुछ भी ऐसा मटेरियल रिकवर नहीं हुआ है कि ये पॉइंट आउट कर सके कि वो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे थे। कुछ देर के लिए थोड़ा डिविएशन देखने को मिला ड्रग चैट से ऑनलाइन गेमिंग की तरफ। इसमें ये बताया, रोहतगी ने ये बोला कि जो रमी ऑनलाइन खेल रहे थे उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि वो एक गेम ऑफ स्किल है, बट इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। मेनली रोहतगी ने क्या बोला कि मेरा जो क्लाइंट है वो एक यंग पर्सन है, यंग टीनेजर आर्यन को बताया गया है, और ये बोला है कि अगर उसके पास से कुछ जब्ती नहीं हुआ, कुछ पोजीशन में ही नहीं था, कुछ कंजम्पशन नहीं हुआ, तो 20-20 दिन जेल में रखने के लिए क्या ऐसा जरूरत पड़ा। और अरबाज मोचन के बारे में ये बोला है कि उसके पास भी जो 6 ग्राम चरस की बात एनसीबी कर रही है वो प्लान किया गया था। ये बड़ा एलिगेशन एनसीबी के अगेंस्ट में ही रोहतगी ने लगाया है, और ये बोला है कि ये पूरा पंचनामा ही अपने फेस पे फॉल फ्लैट हो जाता है, बिकॉज अपने मुंह पे गिर जाता है ये पंचनामा, क्योंकि पंचनामा में मोबाइल सीजर के बारे में बताया नहीं गया है। ये भी बोला कि ये पंचनामा जो बनाया गया है उसमें कंजम्पशन की बात की गई थी, बेसिकली अरेस्ट मेमो में कंजम्पशन की बात की गई थी, कंजम्पशन अमाउंट दिखाया गया था, पोजीशन की बात की गई थी, पोजीशन अमाउंट दिखाया गया था, बट वो सब कहां है? वो सब तो बिल्कुल भी आर्यन खान के अगेंस्ट में एनसीबी बोल नहीं रही है। तो कैसे ये सब केस तुमने बनाया? कैसे तुम कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हो? जब आर्यन खान खाली एक आदमी को जानता था, वो है अरबाज मोचन। उन दोनों को एज अ
गेस्ट वो क्रूज शिप पे बुलाया गया था। तो कॉन्स्पिरेसी की बात कहां से उभर के आती है? तुम व्हाट्सएप चैट्स पे अपना केस बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट ये व्हाट्सएप चैट्स तो 1 साल पुराने तक की, मतलब 2018, 2019, 2020 तक की है, बट ये रीसेंट चैट्स नहीं है। क्रूज शिप पे जो पार्टी उससे कोई भी रिलेटेड चैट्स नहीं है। ये भी बोला कि अचित कुमार की जो बात हो रही है, अक्यूज नंबर 17 अचित कुमार से लास्ट चैट आर्यन खान की 1 साल पहले हुई थी, 12 से 14 महीने पहले हुई थी, और वो चैट थी ऑनलाइन गेमिंग के बारे में, वो चैट ड्रग्स के बारे में नहीं थी। तो तुम किस बेसिस पे ये पूरा केस खड़ा कर रहे हो? किस बेसिस पे हमारे क्लाइंट को 20 दिन से जेल के अंदर रखे हो? इस पे एक बहुत स्टर्न आर्ग्यूमेंट दी गई है रोहतगी की तरफ से और अमित देसाई की तरफ से। बिल्कुल अनुज, इसमें लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी साइट किए गए मुकुल रोहतगी की तरफ से, इसमें कि कल्पना ट्राई का टाडा का जो जजमेंट रहा है उसको भी साइट किया गया। इस जजमेंट की क्या ऐसी बातें थी जो कि इस केस से सीधे लिंक अगर होती हैं? जी देखिए, साफ तौर पे जहाँ तक लिंक करने की बात कही जाए तो ये जजमेंट का हवाला इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनका साफ तौर पे यही कहना था कि रोहतगी का कि मेरे क्लाइंट के पास से किसी तरीके की कोई चीज़ें मिली नहीं है। साथ ही साथ ये साफ तौर पे ये इस्टेब्लिश्ड हो रहा है कि किसी तरीके के फिनेंशियल, मतलब किसी तरीके का ट्रांजेक्शन, कंट्राबैंड जो ड्रग्स है वो खरीदने या लेन देन की बात नहीं हुई है। ऐसे इसी वजह से ऐसे मामलों का हवाला दिया जा रहा है। साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से रोहतगी जो है ये तमाम जजमेंट का हवाला देकर ये साबित करना चाह रहे हैं, ये साबित करने की कवायद की जा रही है कि जो पूरा केस है वो पूरी तरीके से ठहरता नहीं है। इसी वजह से तमाम पॉइंटों पे उन्होंने तमाम पॉइंटों को बारीकी से रखा। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि हमारे क्लाइंट के पास से कुछ मिला नहीं, क्यों सेक्शंस नहीं ठहरते हैं, क्यों जो है ये नहीं साबित हो पा रहा है कि कोई फिनेंशियल ट्रांजेक्शन किया गया, क्योंकि पैसे इनके हमारे क्लाइंट के पास से मिले नहीं। तो निश्चित तौर पर रोहतगी की तरफ से अब उन जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि क्यों जो है हमारे क्लाइंट जो आर्यन खान है वो बेवजह इतने दिनों तक जेल में है, जबकि ये पूरा मैटर जो है वो बनते वो साइड कर रहे हैं उन सबसे बेहतर केस उनका अपना है जिसको कि मौजूदा वक्त में जिसके लिए जिरह कर रहे हैं। लेकिन अंकित, इसी जिरह के दौरान कौन कौन से जजमेंट हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं रोहतगी जी? देखिए, सबसे जरूरी जो इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बड़ा जो जजमेंट की बात कर रहे हैं वो रागिनी द्विवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है। अब रागिनी द्विवेदी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं जिनको एक एनसीबी में, एनडीपीएस एक्ट में कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, एक बड़ा एक साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में खुलासा हुआ था ड्रग्स का, एक इसी तरह का एक कॉन्स्पिरेसी की बात करी गई थी जिसमें रागिनी द्विवेदी को अरेस्ट किया गया था और 140 दिनों तक इनको जेल में रहने के बाद इनको बेल मिली थी। यहां पर भी एनसीबी ने इनको बेंगलुरु से अरेस्ट करा था और ये जब इनकी अरेस्ट हुई थी 4 सितंबर 2020 को, तो 7 घंटे के बाद एनसीबी ने इनको और 11 लोगों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और एनडीपीएस एक्ट 1985 के में इनको अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद इनकी जमानत भी जाके सुप्रीम कोर्ट से हुई थी। तो उसका हवाला देते हुए वो इस वक्त कह रहे हैं कि वहां पर भी कुल मिलाकर यही पोजेशन और इन्हीं सब बिंदुओं पर इनको जमानत मिली थी, लेकिन वो जमानत होते हुए सिर्फ 40 दिन लग गए थे और सुप्रीम कोर्ट से वो जमानत हुई थी। तो इस वक्त मुकुल रोहतगी उस केस का जो जजमेंट है उसको कोर्ट के सामने पढ़ के सुना रहे हैं जी। वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी केसेस होते हैं उनका एक वो प्रेसिडेंट्स बनते हैं, यानी कि उन केसेस को जो बाकी कोर्ट होते हैं उसमें एक मान लीजिए कि एक आधार समझकर आगे के केसेस के ऊपर कार्रवाई होती है। तो उसी का हवाला लेते हुए इस वक्त जो रागिनी द्विवेदी का केस था, यहां पर मुकुल रोहतगी जो हैं वो पूरा जजमेंट इस समय जज के सामने पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ सिद्धांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, जो केसेस, जिन जजमेंट्स का जिक्र उसमें किया जा रहा है, उन जजमेंट का जिक्र करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट दलील क्या है यहां पर मुकुल रोहतगी की? देखिए, मुकुल रोहतगी की सबसे इंपॉर्टेंट दलील यही है कि भाई आर्यन खान के पास से ना ही पोजेशन में ड्रग्स मिले थे, ना ही उनको पार्टी में उन्होंने खुद बोर्डिंग पास खरीद के गए थे। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि जो पूरी मंशा थी आर्यन खान की वो पार्टी में ड्रग्स करने की थी? जो पोजेशन मिला भी है वो अरबाज मर्चेंट के पास से मिला है। तो जो कॉन्शियस पोजेशन की बात है वो आर्यन खान के केस में अप्लाई नहीं होती है। साथ ही साथ मुकुल रोहतगी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे पूरा सवाल उठा रहे हैं। ये कैसे कॉन्स्पिरेसी
हो सकती है अगर आप कह रहे हैं कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, सब एक दूसरे को जानते थे और बाकायदा एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, तो अभी कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आर्यन खान तो सिर्फ अरबाज मर्चेंट को जानते थे और उनके कुछ व्हाट्सएप चैट्स हैं जो कि अच्युत कुमार के साथ है। अच्युत कुमार एक्यूज नंबर 17 है, जिनके घर से कुछ 2.5 ग्राम चरस मिला है। तो मुकुल रोहतगी और अमित देसाई का ये कहना है कि भाई जो आर्यन और अच्युत की चैट्स बता भी रही है एनसीबी, वो पहली चीज तो पुरानी चैट्स है, दूसरी वो ऑनलाइन पोकर गेम से जुड़ी चैट्स है, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। उसका इंटरप्रिटेशन एनसीबी गलत तरीके से कर रही है। तो ये फिलहाल कोर्ट के सामने बताने की कोशिश जारी, कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रही। तूफान सिंह जजमेंट को भी साइड किया गया, मुकुल रोहतगी और भी जजमेंट्स की बात कर रहे हैं। मुकुल रोहतगी जाने ही इसलिए जाते हैं कि जब भी आर्ग्यूमेंट करते हैं तो पुराने जजमेंट्स का जरूर हवाला देते हैं, और जैसा कि हमारे दूसरे सहयोगी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं जिनके आधार पे दलीलें होती है कोर्ट में, उनके आधार पे उनको आधार बना के ऑर्डर दिया जाता है। तो मुकुल रोहतगी इस वक्त हूबहू वही काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि ये व्हाट्सएप चैट्स इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, ये सबूत है केस में, और हम इन व्हाट्सएप चैट्स के आधार पे जांच कर रहे हैं, तो ये व्हाट्सएप चैट्स कहीं पे भी ड्रग क्रूज केस को लेके हुई नहीं है। ड्रग्स और क्रूज पार्टी को लेके तो कोई व्हाट्सएप चैट्स ही नहीं हुई है। जो भी सिद्धांत में आगे की अपडेट आपसे लूं, जब तक कि पैरा नंबर 7 रागिनी द्विवेदी जजमेंट का पढ़ रहे हैं मुकुल रोहतगी, अगर आप इसी बीच में अब तक की पूरी जिरह में मुकुल रोहतगी की तरफ से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे गए उनको अगर एक दफा फिर दोहरा सके दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए मुकुल रोहतगी ने सबसे पहले तो ये कहा कि भाई मेरे पास से ड्रग्स नहीं मिले, मुझे पार्टी में इनवाइट किया गया था, मैं वहां खुद से नहीं जा रहा था, तो कैसे कह सकते हैं कि मैं कंस्पिरेसी का पार्ट था या मुझे वहां ड्रग्स करना था। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि भाई जो पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है कि भाई ये पंच और वो पंच जो हैं उनसे एक्सटॉर्शन लिया गया या वो एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व थे, तो हमारा उन सब कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं, हम उनको नहीं जानते। हमने इसलिए कोर्ट में रिजॉइंडर भी लगा दिया है कि जो कोर्ट हो वो सिर्फ मेरिट पे रह करे, बाकी बातों पे ध्यान ना दे। इस वक्त जो कंट्रोवर्सी हो रही है, और जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र के जो बड़े पॉलिटिकल फिगर उनके बीच की आपसी लड़ाई है, उससे हमारे केस से कोई लेना देना। मुकुल रोहतगी ने साफ कर दिया क्योंकि एनसीबी और जो एएसजी हैं वो इस पक्ष को इस पहलू को जरूर उठाएंगे, क्योंकि उससे उनका केस मजबूत बनता है कि कैसे एक विटनेस टैंपर हुआ है, आगे भी और विटनेस टैंपर होंगे, इसलिए इनको बेल मत दीजिए। तो कहीं ना कहीं पहले मुकुल रोहतगी ने साफ कर दिया। अब इनका यह कहना है कि जो व्हाट्सएप चैट्स आप की बात करें वो व्हाट्सएप चैट्स पुरानी है, ड्रग क्रूज केस को लेकर कोई व्हाट्सएप चैट्स ही नहीं हुई। साथ ही साथ मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा कि आर्यन बहुत साल कैलिफोर्निया में रहे हैं, कैलिफोर्निया और यूएस के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पे मैरिजुआना लीगल है, मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। तो एक ये दलील देके भी समझाने की कोशिश की गई कोर्ट को। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनडीपीएस 67 के तहत स्टेटमेंट लिया गया है, वो स्टेटमेंट आराम से रिट्रैक्ट किया जा सकता है, एडमिसिबल होता नहीं है कोर्ट में। तो आपसे स्टेटमेंट के आधार पे एक पन्ने पे बयान लिया, उस बयान के आधार पे आप आर्यन खान को सिर्फ जेल में रखे हुए हैं, ये एक नाइंसाफी है। उन्होंने इसी बीच में सिद्धांत एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रही जिसका जिक्र किया गया, वो इंपॉर्टेंट चीज है मोबाइल फोन का सीजर और चैट की टाइमिंग। इन दोनों चीजों के बारे में क्या क्या दलील रखी गई? जी बिल्कुल, देखिए फोन्स को लेके पहले भी बात हो चुकी है लोअर कोर्ट्स में। फोन को लेके रोहतगी ने भी यही बात बोली कि फोन्स जब सीज किए गए तो उसका जिक्र पंचनामा में क्यों नहीं किया गया। अच्छा, आपने उसी फोन से व्हाट्सएप चैट निकाल के उसको एविडेंस बना दिया केस में, तो जिसपे एनसीबी पहले भी बता चुकी है, बोल चुकी है कोर्ट में कि वॉलंटरली फोन्स दिए गए थे अरबाज और आर्यन द्वारा, ऐसा एनसीबी का कहना है। तो उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाया गया। अच्छा, जज ने भी इस बीच कुछ बातें बोली। उन्होंने पूछा कि अगर फोन्स पंचनामा में नहीं थे तो कैसे व्हाट्सएप चैट्स हैं और व्हाट्सएप चैट्स का क्या हवाला दिया जा रहा है एनसीबी की ओर से। तो उसी का जवाब देते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि फोन्स की रिकवरी सीजर में दिखाई नहीं गई। तो ये बातें मुकुल रोहतगी ने कही। हालांकि मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा कि उनको एनसीबी के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं, एनसीबी के अधिकारियों से कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी प्रकार का किसी ने उनको या उनके क्लाइंट को परेशान नहीं किया है, जो कि एनसीबी के लिए रिलीफ माना जा सकता है अगर मुकुल रोहतगी ये बात कह रहे हैं। साथ ही अब वो जजमेंट्स पढ़ रहे हैं और देखिए पूरा जो केस है एनसीबी का वो
कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे है। और एक बार अगर डिफेंस कोर्ट को कन्विंस कर लेता है कि कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है ही नहीं इस पूरे मामले में, तो जो केस है वो कहीं स्टैंड ही नहीं करेगा। क्योंकि एनसीबी का मानना है कि भाई ये लोग एक कंस्पिरेसी के तहत ड्रग्स इन्होंने मंगाए, उसके बाद ये रेप पार्टी में गए, इसीलिए इनके ऊपर उस तरह के सेक्शंस लगाए गए, 8C लगाया गया, 35 लगाया गया, 27A कुछ लोगों पे लगाया गया, 29 लगाया गया, जितने भी स्ट्रिंजेंट सेक्शन है वो लगाए गए। लेकिन जब कॉन्स्पिरेसी है ही नहीं तो एक जो बेसिक केस बनता है वो कंजम्पशन का बनता है। अब कंजम्पशन के केस में मैक्सिमम 1 साल की सजा है, और वो भी कंजम्पशन का केस तब बनेगा जब आपको कोई सबूत आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट है नहीं, एनसीबी ने लगाई नहीं मेडिकल रिपोर्ट कंजम्पशन की, तो वो भी केस सिर्फ एक बलिया बयान पे वो भी केस बना है। तो मुकुल रोहतगी एक एक करके सब सेक्शंस को साइड कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे सेक्शंस आर्यन खान के केस में लगते ही नहीं है, लागू ही नहीं होते हैं, क्यों एनसीबी इनको लागू कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जब लोअर कोर्ट के पास गए तो उन्होंने कहा हमारा जुरिसडिक्शन नहीं है। सेम चीज सेशन कोर्ट ने भी एनसीबी की जो बातें हैं वो मान ली, लेकिन इसीलिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है कि ये जो तमाम सेक्शंस हैं ये आर्यन खान पे लागू ही नहीं होते हैं, और ना ही उनके पास पोजीशन मिला, ना ही उनके व्हाट्सएप चैट सीधा ड्रग क्रूज के केस के सिलसिले में है, ना ही उनकी कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन या कुछ और सबूत एनसीबी के पास है जिससे वो साबित कर सके कि कॉन्स्पिरेसी है। तो जब कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स नहीं है, जब अबेटमेंट नहीं है, तो क्यों इतने सेक्शंस लगाए हुए हैं? तो ये तमाम बातें मुकुल रोहतगी कह रहे हैं। अब इस पे जब प्रोसिक्यूशन का आर्गुमेंट शुरू होगा या जब एनसीबी आर्ग्यू करेगा, देखना दिलचस्प होगा कैसे रिबटल करती है मुकुल रोहतगी के इन सारे तमाम दलीलों का एनसीबी। जी सिद्धांत, एक चीज मुकुल रोहतगी की तरफ से बार बार कही जा रही है कि कॉन्शियस पोजीशन में आर्यन खान की कोई भी ड्रग्स नहीं थी। अरबाज की बात लगातार की जा रही है कि अरबाज के बारे में जो नई दलील उन्होंने दी वो दी कि अरबाज इज नॉट माई सर्वेंट, ही इज नॉट इन माई कंट्रोल। बार बार ये कहा जा रहा है कि किसी और के पास से ड्रग बरामद हुई है। ऐसा ही स्टेटमेंट जो दिया गया था, ऐसी जीरो जो दी गई थी वो एक्यूज नंबर 17 को लेकर के अजित कुमार को लेकर भी कहा गया था। अजित कुमार को लेकर क्या दलीलें सामने रही थी? जी देखिए, अचित कुमार जो है एनसीबी की अगर मांगे, एनसीबी सूत्रों की माने अगर, तो अचित कुमार लंबे अरसे से आर्यन और अरबाज को जानते थे और उनके सप्लायर थे, ऐसा एनसीबी का केस कहता है। हाँ। अब उसी पे मुकुल रोहतगी का कहना है कि वो ऑनलाइन पोकर खेलते हुए मिले थे और उनके जो चैट्स हैं वो पोकर से जुड़ी चैट्स हैं, जिसको एनसीबी गलत तरीके से इंटरप्रेट करी है। इसी के साथ जो कॉन्शियस पोजेशन की बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी आप कंजम्पशन का केस भी बनाते हैं तो आपके पास कॉन्शियस पोजेशन मिलना चाहिए। यहां पे क्या किया एनसीबी ने कि अरबाज का पोजीशन आर्यन के साथ अटैच किया है, या जो बाकी सीजर्स हो रहे केस में उसको भी आर्यन के साथ अटैच किया हुआ है। तो इस पे मुकुल रोहतगी उठा रहे हैं सवाल कि अरबाज मेरा दोस्त था, मेरा सर्वेंट नहीं था, कि उसके कंट्रोल में क्या है वो मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है। अमूमन शख्स अगर लीगल एंगल पे भी जाए तो अमूमन शख्स का अगर सर्वेंट के पास कुछ है तो एक बार आप उसको लिंक भी उसको किया जा सकता है। लेकिन अरबाज एक अपना इंडिविजुअल है, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल है, जिसे कहते हैं कि और वो पोजीशन में, तो उनके पास क्या था, उनके जूते में क्या छुपा था, इससे आर्यन खान को क्या मतलब, और आर्यन खान को कैसे उस बिना पे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बात मुकुल रोहतगी कोर्ट को समझाने की कोशिश कर। देखिए अंत में यही बात है कि डिफेंस ये चाहते हैं, आर्यन खान के वकील ये चाहते हैं कि आर्यन खान का जो केस है वो आइसोलेशन में ट्रीट किया जाए, क्योंकि आइसोलेशन में जब ट्रीट किया जाएगा तो बेल मिलना आसान हो जाएगा, सिर्फ कंजम्पशन का चार्ज रहेगा। अगर चेन के साथ ट्रीट किया जाएगा, अगर इसको कॉन्स्पिरेसी, अगर कोर्ट कन्विंस हो जाएगा कि कॉन्स्पिरेसी है और भी इसमें पहलुओं की जांच करनी है, तो बेल मिलने में मुश्किल होगी। तो यही वजह है कि तमाम जो हैं पॉइंट्स मुकुल रोहतगी उठा रहे हैं, तमाम जजमेंट्स भी वो पढ़ रहे हैं। जो बैंगलोर के केस की बात हो रही थी, अभी एक बॉम्बे हाई कोर्ट के एक केस का फैसला पढ़ रहे हैं। तो एक कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो लोअर कोर्ट्स ने जुरिसडिक्शन के डर से फैसला नहीं दिया, या जुरिसडिक्शन उनका नहीं था, माफ कीजिएगा, जो जुरिसडिक्शन उनका नहीं था अगर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के बारे, लेकिन हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन भी है। हाई कोर्ट अपने आप में एक पावरफुल कोर्ट होता है, जो कि जो पुराने जो लोअर कोर्ट्स के फैसले उनको पलट भी सकता है, और कई बार ऐसे प्रेसिडेंट सामने आए हैं कि हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स के फैसलों को पलटा है। तो यही वजह है कि मुकुल रोहतगी कन्विंस कर रहे हैं कोर्ट को। इस वक्त अमित देसाई भी बीच बीच में बोल रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पोकर गेम के सिलसिले में बातचीत थी और ये तमाम बातें। हालांकि एनसीबी का कहना, जो एनसीबी सूत्रों ने मुझे बताया है कि वो बल्क बाइंग की बात हो रही थी, नार्कोटिक सब्सटेंस की, कुछ 80,000 के बल्क बाइंग की बात हो रही थी, पोकर का इसमें कुछ लेना देना नहीं, ऐसा कि एनसीबी का कहना। हालांकि एनसीबी ने अभी ऑफिशियली कोर्ट में ये बात नहीं बोली है। जी, हालांकि हमको देखना होगा कि जब जो
एनसीबी के वकील हैं, वो इस बात को कैसे पोर्ट्रे करते हैं, कैसे क्या क्या तथ्य अपने हक में सामने रखते हैं ताकि बेल वो लोग रिजेक्ट करवा सकें या फिर आगे रिमांड ले सकें। लेकिन इसी मामले को लेकर के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का रेफरेंस देते हुए, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स का रेफरेंस देते हुए मुकुल रोहतगी ने रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने की बात भी कही है। इस केस में अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात की जाती है तो क्या केस को और मजबूती मिलती है, या ऐसे रिफॉर्म्स की बात की जाती तो क्या आसान राह होगी बेल मिलने के लिए? देखिए, ये एक बड़ा दिलचस्प, जिसे कहते हैं कि लम्हा चल रहा है कोर्ट में, जब मुकुल रोहतगी एनसीबी का रिप्लाई पढ़ रहे हैं इस वक्त, जिसमें एनसीबी ने ये प्रभाकर सैल को बताया है कि भाई प्रभाकर सैल जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो चुके हैं और वो अब एनसीबी के काबू में नहीं है, और अगर बेल दी जाएगी तो आगे भी और विटनेस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। वो पार्ट पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मुकुल रोहतगी जो पूजा दादलानी से मुलाकात हुई केपी गोसावी की, और जो सैल का एफिडेविट है, जो सबसे पहले टाइम्स नाउ ने स्टोरी चलाई थी, वो एफिडेविट भी मुकुल रोहतगी पढ़ रहा है। इस पे क्या वो बोलते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। दिस केस हैज अट्रैक्टेड पब्लिक एंड मीडिया गिव्स बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स, अनसेवरी कंट्रोवर्सी बिटवीन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज एंड एनसीबी कैन नॉट रब ऑफ ऑन मी। फिर से मुकुल रोहतगी ने बात कही। पहले तो दो पैराग्राफ्स पढ़े, एक सैल का एफिडेविट पढ़ा, उसके बाद एक एनसीबी का एफिडेविट। उसका तो कह रहे हैं कि भाई आर्यन खान के क्योंकि दो माँ बाप हैं वो मशहूर हैं, इसलिए इतनी ज्यादा मीडिया अट्रैक्शन इस केस को मिल रही है, और जितनी भी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं वो क्योंकि पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं, और क्योंकि समीर वानखेड़े खुद पहले बोल चुके हैं कि उन पर अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं और क्योंकि पुरानी उनसे रंजिशें हैं, इसका हमारे केस से कोई लेना देना नहीं है। फिर ये बोलते हैं, रीडिंग एनसीबी एफिडेविट that some political honcho is behind officer, this should not affect my case of bail। मुकुल रोहतगी ने बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात है ये। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में बोली है कि कुछ पॉलिटिकल फिगर्स हैं जो कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ पड़े हुए, इससे मेरी बेल नहीं इफेक्ट होनी चाहिए। रोहतगी एंड्स हिज साइड, अमित देसाई शुरुआत में जो रिजॉइंडर दाखिल किया गया था उसका कनेक्शन भी इसी के साथ था। फिलहाल अपडेट ये है कि मुकुल रोहतगी अपनी तरफ से अपना जो आर्गुमेंट है उसको एंड कर चुके हैं, और अमित देसाई अपने पार्ट का जो आर्गुमेंट है वो शुरू करने वाले हैं। लेकिन मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी। मीनाक्षी, मुकुल रोहतगी की जो जिरह रही है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि दर्शकों के लिए जानना जरूरी है, अगर आप दोहरा पाएं? बिल्कुल अनंत, और देखिए यहाँ पर अगर आप एक बेस लाइन के तौर पर देखें कि मुकुल रोहतगी ने जो आज दलीलें दी उनका आधार क्या था। उन्होंने कहा नो कंजम्पशन, नो पोजेशन, नो मेडिकल टेस्ट। ना तो ये साबित हुआ कि आर्यन ने ड्रग्स लिया है, ना उनके पास ड्रग्स मिला, ना मेडिकल टेस्ट में ऐसी कोई बात आई। तो ये उनकी दलील का सबसे मजबूत आधार यहाँ पर दिखाई देता है। और जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक केसेस के एग्जाम्पल दिए, उन्होंने कुछ पुराने केसेस कोट किए कि जहाँ पर कोर्ट ने इस पक्ष में फैसला दिया कि अगर जो आरोपी है उसके पास ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है तो फिर ऐसे में उसे बेल का हक है। और यूं भी जब कानूनी लहजों में जब बात की जाती है तो यह कहा जाता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, यानी बेल किसी का भी कानूनी अधिकार है। तो इन सभी बिंदुओं के इर्द गिर्द यहां पर मुकुल रोहतगी की ये पूरी बहस रही। उन्होंने बकायदा ये बताया कि जो एसोसिएट्स थे उनके पास क्या मिला है इसका आर्यन यानी उनके मुवक्किल से कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि आर्यन के पेरेंट्स मशहूर हैं, यही वजह है कि एक अटेंशन इस केस की तरफ आया। और नॉर्मलसी के हिसाब से भी जिस तरह का रवैया अमूमन ऐसे केसेस में रहता है वैसे उनके मुवक्किल के केस में नहीं दिखाई दिया। तो ये उनकी दलीलों का मुख्य आधार रहा। लेकिन जिस बात का जिक्र मैंने कहा कि ना तो कंजम्पशन की कोई बात स्टैब्लिश हो पाई, ना ही पोजेशन की बात स्टैब्लिश हो पाई, ना ड्रग्स लिया, ना उनके पोजेशन में था। तो ये उनकी दलील का सबसे मजबूत आधार अनंत यहां पर रहा। बिल्कुल, लेकिन सिद्धांत, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि कोशिश ये है कि इस मामले को आर्यन खान के जो केस है जो उसको आइसोलेशन के तहत सुना जाए, लेकिन इसका फायदा क्या होगा अगर आइसोलेशन के तहत सुना जाता है, और क्या नुकसान अगर होगा अगर उसको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लेकर रखा जाता है? ओके तो जी बिल्कुल, देखिए ब्रॉड पर्सपेक्टिव में रखने का ये मतलब हो जाता है जो कि एनसीबी चाहती है। एनसीबी क्या चाहती है कि जितने भी सीजर्स इस केस में हुए हैं वो सब आर्यन खान से जोड़े जाए। इन्होंने पहले भी ये बताया कि भाई ये एक कार्टेल है, एक इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट है, बट जो छोटे लोअर कोर्ट्स थे वहां पे भी यही आर्गुमेंट हुआ। यही चीज अमित देसाई भी समझा रहे हैं कि हमारा क्या लेना देना, कौन क्या लेके उस दिन क्रूज पे जा रहा था, हमको इस चीज से क्या मतलब है। हमारे पास ड्रग्स नहीं मिला, हमें बस ये पता है, और हमारे कॉन्शियस पोजीशन में ड्रग्स नहीं मिला, इसलिए हमारी गिरफ्तारी क्यों की गई और हमें क्यों जेल में डाला गया, ये मुकुल रोहतगी की दलील है। अच्छा, अब जो एक इंटरवेंशन भी हुआ है जो शिवानी रिपोर्ट कर रही है कोर्ट से,
सुभाष झा ने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली है और अमित देसाई जो है वो अरबाज मर्चेंट की तरफ से अपीयर करे। झा ने बोला है देयर इज अ प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन एंड दैट इज बाय द मेंबर्स ऑफ द बार एज वेल दैट देयर इज अ precedence given to this matter over the hundreds other pending application. Okay. तो अब देखिए कि एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन आई है कोर्ट के सामने जिसमें जो बड़े वकील हैं हाई कोर्ट के सुभाष झा, उन्होंने डाला है कि भाई और भी जो मैटर थे वो पड़े हुए थे, कोर्ट ने इस मैटर को तवज्जो दिया और मैटर्स के सामने। तो ये एक इंटरवेंशन पर एप्लीकेशन है, अब इसको कोर्ट डिस्पोज ऑफ कर देता है या इस पे क्या लेकिन इसमें सिद्धांत सवाल ये भी है क्योंकि 5:40 का वक्त हो चुका है, अभी एनसीबी का अपना पक्ष रखना भी बाकी है, तो क्या संभव है कि सुनवाई ये आज ही पूरी होगी या कल के लिए भी टल सकती है? जी बिल्कुल कल के लिए चल सकती है क्योंकि ऑलरेडी 5 साढ़े 5 तक का टाइम होता है। अब ऐसे में देर से ही क्योंकि लिस्टेड था मैटर देर से, तो देर से ही जिरह हो रही है और अब ये देखिए एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी आ गया। तो कोर्ट ने झा साहब के उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने कहा है कि झा साहब आप रोज देखते हैं कि जब तक मैं पूरे बोर्ड पे लिस्टेड मैटर कंप्लीट नहीं कर सकता हूं, जज साहब ने कहा है, तब तक मैं उठता नहीं हूं, कुछ भी हो। सुभाष झा बेसिकली कंप्लेन कर रहे हैं कि और मैटर्स की तुलना में इस मैटर को क्यों प्रायोरिटी दी गई। माने शिंदे अब अपीयर हुए हैं। माने शिंदे आर्यन के पुराने वकील हैं, अभी भी वकील हैं और उन्हीं का चैम्बर ये पूरा केस हैंडल कर रहा है। There should be some ethics. My case is going on. He should not interfere. अच्छा, माने शिंदे ने जो सुभाष झा की एप्लीकेशन थी उस पे ऑब्जेक्शन लेते हुए कहा है कि मेरा केस चल रहा है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन क्यों हो रहा है। तो दो बड़े वकील हैं हाई कोर्ट के, माने शिंदे, सुभाष झा, सब बहुत बड़े नाम है बॉम्बे हाई कोर्ट के। पर हाँ, मुद्दे की बात यह है कि अमित देसाई और मुकुल रोहतगी दोनों यही बात कह रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जी सिद्धांत, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए जिस तरह से यहाँ पर अपनी तमाम दलीलें मिस्टर रोहतगी ने रखी हैं, हमने देखा कि उन्होंने बड़े नपे तुले शब्दों में ये पूरी बातें कही जिसमें उन्होंने आर्यन के केस को बड़ा सेपरेट रखा और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े को लेकर जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कहा कि एनसीबी के किसी भी बात पर मुझे कुछ कहना नहीं है और मुझे एनसीबी पर पूरा भरोसा है, उस बहस से अलग। तो ये उनका बिंदु, उनकी दलीलों का ये बिंदु कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए मुकुल रोहतगी एनसीबी के इस वक्त दोस्त हैं या दुश्मन, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जहां एक और वो ये कह रहे हैं कि आर्यन खान को बेल दी जानी चाहिए, वहीं दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी कंट्रोवर्सी हो रही है वो एक पॉलिटिकल फिगर है महाराष्ट्र में, वो ऑफिसर के पीछे हैं इसलिए हो रही है, उसका हमारे केस से कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं एनसीबी के लिए एक रिलीफ वाली बात भी है कि एक डिफेंस ये बात बोल रहा है। पर मुकुल रोहतगी ये बात क्यों बोल रहे हैं? वो ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि एनसीबी ने प्रभाकर सैल का जो पूरा केस है उसको एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनाया है जिसके बिना पे एनसीबी आर्गुमेंट करेगी कि जैसे एक विटनेस होस्टाइल होने की कगार पे है या यूं कह ले कि इन्फ्लुएंस हो गया, आने वाले विटनेस आगे और भी विटनेस हो सकते हैं अगर आर्यन खान को बेल मिलती है। इसीलिए जो मुकुल रोहतगी हैं वो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि भाई हमें एनसीबी ऑफिसर से कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो भी कुछ हो रहा है वो क्योंकि समीर वानखेड़े के पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, उनकी पर्सनल एनिमिटी उसलिए हो रहा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा प्रभाकर सैल का जो एफिडेविट है, पहली चीज तो कल उसको ऑन रिकॉर्ड लिया गया, दूसरी चीज ये उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पूजा दादलानी केपी गोसावी से मिली और एक्सटॉर्शन के अटेम्प्ट्स भी किए गए, यहां तक कि एक 50 लाख रुपए लिए गए, इसका अलग से जिक्र है। तो जांच के एम्बिट में तो पूजा दादलानी भी आ जाएंगी और ऐसे अगर वो आएंगी तो जो पूरा आर्यन खान की बेल की प्रक्रिया है वो स्पॉइल हो जाएगी। यही वजह है कि बाकायदा एक रिजॉइंडर पहले मुकुल रोहतगी ने लगा दिया, ठीक है, और ये कह दिया कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं और जितने भी एफिडेविट, जितने भी काउंटर एलिगेशन लग रहे हैं उनसे भी हमारा कोई लेना देना नहीं। लौट रहे सिद्धांत आपके पास। और अनंत देखिए इस बीच जो लगातार लाइव अपडेट्स कोर्ट से हमें मिल रहे हैं वो भी हम लगातार यहाँ पर बताते जा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए जिस तरह से बातचीत चल रही है, क्योंकि ये दलील भी दी गई रोहतगी की तरफ से कि उनके पेरेंट्स जो हैं आर्यन खान के वो मशहूर है और इस वजह से एक जबरदस्त अटेंशन भी इस केस की तरफ है। लेकिन इस बीच देखिए लगातार जो यहाँ पर दलीलें निकल कर आ रही हैं लाइव इस वक्त हियरिंग में
में कोर्ट ने बाकायदा ये पूछा है कि इफ देयर आर एनी अर्जेंट मैटर्स ऑन द बोर्ड विच कैन बी टेकन फर्स्ट, कोर्ट एसोसिएट्स कॉल आउट द अदर मैटर्स, कॉल आउट फ्रॉम सीरियल नंबर 59। तो देखिए ये सभी बातें जिस तरह से निकल कर आ रही हैं अनंत, ये अपने आप में देखना बहुत अहम है कि इस केस की तरफ जिस तरह से निगाहें टिकी हुई हैं और जितने अलग अलग पैरामीटर्स पर बातें हो रही हैं, वो सभी बिंदु इस तरफ इशारा करते हैं कि आज ये एक जब सुनवाई हो रही है तो इस केस के आधार पर कई और मुद्दों पर भी बात होगी और एनसीबी की विश्वसनीयता एक बड़ा बिंदु इस पूरी बहस के केंद्र में रहा है। बिल्कुल, लेकिन मैं सिद्धांत आपसे भी जानना चाहूंगा कि लगातार इंटरवेंशन इस मामले में दाखिल किए जा रहे हैं। अभी झा साहब की तरफ से इंटरवेंशन दाखिल किया गया था, एडवोकेट अमरीश शर्मा की तरफ से भी इंटरवेंशन दाखिल कर दिया गया है और ये बार बार यही दोहराया जा रहा है कि इस केस को ज्यादा तरजीह दी जा रही है बाकी केसेस के मुकाबले में। देखिए, अगर बहुत सरल शब्दों में कहूं तो जो जज होते हैं और जो कोर्ट के बड़े वकील होते हैं उनके बीच में इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स है, इस तरह की बातचीत है वो चला करती है, क्योंकि कोई भी वकील नाराज हो जाता है अगर उसका केस लिस्ट नहीं होके किसी और केस को कोर्ट महत्व देता है या किसी और केस की सुनवाई करने लग जाता है। तो इसीलिए जो अमरीश शर्मा है, सीनियर एडवोकेट हैं, सुभाष झा सीनियर एडवोकेट हैं, इन दोनों लोगों ने एक एप्लीकेशन दायर करके सवाल उठाया कि भाई हमारा केस नहीं सुना गया और इनका केस सुना जा रहा है, जिसमें कोर्ट ने ये भी कहा बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू बट आई विल हियर यू, ऐसा जज साहब ने कहा है। माने शिंदे अभी भी लड़ रहे हैं कि माइन इज नॉट द ओनली मैटर। अब जो शिवानी रिपोर्ट कर रही है कोर्ट रूम से वो ये है कि कोर्ट एसोसिएट कॉल्स आउट अदर मैटर, कॉल्स आउट फ्रॉम सीरियल नंबर 59। तो शायद हो सकता है अब कोर्ट दूसरे मैटर्स भी सुने जो कि पेंडिंग थे। तो ये तो खैर केस से एक जो अलग बातें हैं वो कोर्ट में चल रही, इसका केस से कुछ लेना देना नहीं है और केस से जुड़े अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो भी नहीं रहे जब से सुभाष झा का ये आया, जो सुभाष झा का इंटरवेंशन आया। बट अनंत और मीनाक्षी, मैं आप दोनों लोगों को ये बता दूं कि पहले छोटे जो लोअर कोर्ट्स है वहां पे भी यही दलीलें दी गई कि आर्यन खान का किसके पास से क्या रिकवरी हुई है उसका क्या लेना देना है। ठीक है, आपने आर्यन खान पे 8C लगा दिया, आपने आर्यन खान पे 35 लगा दिया, आपने आर्यन खान पे 29 लगा दिया, आपने आर्यन खान से जुड़े और लोगों पे 27A लगा दिया, आपने ट्रैफिकिंग से लेके अबेटमेंट से लेके हर वो सेक्शन लगा दिया जिससे उनकी बेल ना हो, पर उनके तो पोजीशन से कुछ मिला ही नहीं। और यही बात मुकुल रोहतगी आज फिर कोर्ट को समझाने की कोशिश कर रहे तमाम और उसको जजमेंट्स को लेके। अच्छा, बहुत लोगों का यह भी कहना है कि ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि एनसीबी ने एनडीपीएस लॉ को जो इंटरप्रेट किया है वो बहुत ही ड्रकोनियन अंदाज में इंटरप्रेट किया, जबकि एनडीपीएस लॉ को हमेशा कंपैशनेट तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। देखिए, कानून को इंटरप्रेट करना किस तरह एजेंसी कर रही है या कोई भी कर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब सरकार और सरकार के में विभाग ये बात करते हैं कि भाई अगर आप कंजम्पशन में पाए जाते हैं तो आपको रिहाब भेजना चाहिए। मुकुल रोहतगी ने 1-2 आर्टिकल्स का भी जिक्र किया इंडियन एक्सप्रेस और तमाम और अखबारों का, ठीक है, तो आपको रिहाब भेजना चाहिए, आपको तो यहाँ पे जेल में डाला गया है। तो यही बातें मुकुल रोहतगी बोल रहे हैं। अरबाज मर्चेंट्स बेल केस 64 हियरिंग आल्सो बीन कॉल्ड नाउ। तो अब अरबाज मर्चेंट के केस की हियरिंग चालू होगी और बताया जा रहा है कि अमित देसाई अरबाज मर्चेंट के लिए अपीयर हो रहे हैं। अनंत, देखना बहुत दिलचस्प होगा जब एनसीबी की बारी आती है, क्योंकि एनसीबी खुद भी हैरान है कि मुकुल रोहतगी दोस्त हैं या दुश्मन, क्योंकि एक और वो आर्यन की बेल तो चाहते ही हैं, साथ ही साथ एनसीबी की तारीफ भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं जो एनसीबी उनसे सुनना चाहती है वो ये भी कह रहे हैं। मैं सिद्धांत वापस आऊं आपके पास से, अनुज से मैं छोटा सा मैं आंसर चाहूंगा अनुज आपसे कि जिस एक्ट के लॉ के इंटरप्रिटेशन की बात सिद्धांत ने की है, जिस तरीके से इस लॉ को इंटरप्रेट किया गया खासतौर पर आर्यन खान केस में, शायद यही वजह है कि हम लोग इसमें अब बात की जा रही कि भाई नई चीजें इसमें आनी चाहिए, रिफॉर्म इसमें आने चाहिए। अनुज, आवाज पहुंच रही है आप तक? अनुज तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इसी बड़ी खबर पर लगातार हम लोग बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द वापस लौट रहे हैं। एक एक अपडेट इस केस से जुड़ी हुई टाइम्स और नवभारत आप तक पहुंचाता रहेगा।